हेलो फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर किया है उसमें एलसीआर सर्किट के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से जानते हो। वहाँ पे न्यूमेरिकली मैंने वो सारी वैल्यू यहाँ पे निकाल के आप लोगों को दिखाया है, तो आपने देखा भी होगा। लेकिन आज जो मैं कुछ करने जा रहा हूँ वो जस्ट एक प्रैक्टिकल, आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे कि एक्चुअल में इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट क्या होती है। इनफैक्ट आर जो है, दिस वन आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टिव सर्किट के लिए यूज किया जाता है। अगर आप एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट माना जाता है। ठीक है, जैसा कि इस जगह पे आप डायग्राम में देख रहे हो, मैंने हर चीज को यहाँ पे दिखाया है। ये इंडक्टिव है। इंडक्टिव जो इंडक्टिव क्वाइल होती है, इंडक्टर क्वाइल इस तरह की क्वाइलिंग होती है और ये इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ट्यूबलाइट में आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट, मतलब ये आपका चोक क्वाइल होता है जो कि आपने ट्यूबलाइट में देखी होगी। और क्वाइल का काम होता है, ये करंट को रिड्यूस कर देता है। क्वाइल की तरह ही सेम तरह से जो आपको रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपने स्टडी किया होगा सोलिनॉइड, तो ये भी एक तरह की सोलिनॉइड भी क्या है, एक तरह की क्वाइलिंग है। और कोई भी मोटर भी जो होता है ना, जो आप मोटर देखते हो उसमें भी क्वाइलिंग होती है, तो ये भी मोटर भी करंट को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो सोलिनॉइड है, मोटर है। इवन आपने अगर स्टडी किया होगा टॉरॉइड को, तो टॉरॉइड भी क्वाइल होती है एक तरह की, और वो भी करंट को वहां पे कम करने का काम करता है। जितना भी आप सप्लाई ले रहे हो उसको वो रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, वहीं आपने देखा होगा कैपेसिटिव लिखा है मैंने यहाँ पे, ये कैपेसिटर है। और कैपेसिटर में क्या होता है कि ये आपने देखा होगा फैन में लगा होता है नॉर्मली ये कैपेसिटर। ये माइक्रोफराड में आप फैन में जो लगा रहता है, एमएफ से लिखा होता है, यहाँ पे म्यू से मैंने लिखा है, माइक्रोफराड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो रेजिस्टेंस को मैंने दिखाया है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट इसको लैब में आपने देखा होगा, तो ये एक तरह का रियोस्टैट के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको रियोस्टैट बोलते हैं। और अगर आपने इस दो पॉइंट्स को यूज किया है तो इसकी रेजिस्टेंस फिक्स होगी। अगर आपकी वायर की कनेक्शन जो है इस दो पॉइंट से है, तो यहाँ पे आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी। लेकिन अगर एक कनेक्शन इस जगह से, पहला कनेक्शन इस जगह से और दूसरा कनेक्शन आपने इस पॉइंट से किया होगा, तो वहां पे जो है आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसके बाद अगर आप ये स्लाइडर है इसको स्लाइड करते हो, अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस आता हुआ आपको दिखेगा। और एक चीज और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये है आपका पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर को मेजर करता है, जिसको cos फाई यहाँ पे आप देख रहे हो, cos फाई से लिखा हुआ है। तो पावर फैक्टर डिपेंड करता है कि ये 1 होगा, या यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में 0.9, 0.9 प्लस में किस में होगा। ये एक तरफ आपका यहाँ पे लैग लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लीड लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि किस केस में ये लैग करेगा और किस केस में ये लीड करेगा। ठीक है, और आपको ये भी देखना होगा यहाँ पे कि व्हाट इज RLC सर्किट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास वहाँ पे हमारे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज आया कि सर आपने RLC सर्किट तो बताया, लेकिन ये क्या है RLC सर्किट, इसको भी थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली अगर एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि थ्योरेटिकली मैंने बहुत चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो R मतलब आप यहाँ पे समझ लो, दैट मीन्स दिस वन इज रेजिस्टेंस, रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। L दैट मीन्स इंडक्टेंस, एंड C मतलब कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो R अगर आपने AC सर्किट के साथ कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस को, तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट माना जाएगा। अगर आपने इसको सिर्फ इंडक्टर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इंडक्टर से कनेक्ट किया है AC सर्किट में, तो इसको इंडक्टिव सर्किट माना जाएगा। और कैपेसिटर से कनेक्ट किया है तो उसको आप क्या कहोगे, कैपेसिटिव सर्किट कहोगे। तो मैं एक सर्किट डायग्राम भी आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। इस रेजिस्टेंस के अलावे भी मैं बताना चाहूँ, जैसे आप घर में जो आप बल्ब लेते हो जिसमें फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, वो फिलामेंट भी किसकी तरह बिहेव करेगा, वो भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। इवन घर में जो हीटर होती है
जो आपके पास हीटर के अलावा जो आप घर में प्रेस यूज करते हो, जो कपड़ों को प्रेस करने के लिए, वो सब की किसकी तरह ट्रीट करता है? वो आपका रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है, कि जिसको आप हीट करोगे और हीट करने के बाद वो क्या होता है, मतलब क्वाइलिंग होती है, इस तरह की क्वाइलिंग को हीट करने पे वो हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब जैसे उसमें करंट पास हो तो उसमें वो हीट प्रोड्यूस करे, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो तीनों सर्किट को हमने यहाँ पे देख लिया। और मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि किस केस में करंट आपका इंक्रीज करेगा और किस केस में डिक्रीज करेगा, उसकी बात भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखो आप, अगर आपने इस मीटर के साथ अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो है पावर फैक्टर cos फाई जो होता है, cos फाई मतलब पावर फैक्टर होता है, तो पावर फैक्टर इस केस में आपका 1 होने वाला है। ठीक है, इसको मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस केस में, कैपेसिटर के केस में पावर फैक्टर इंक्रीज करता है, मतलब लीड करता है, और इस केस में, इंडक्टर के केस में पावर फैक्टर लैग करेगा, मतलब आपकी लेफ्ट साइड, ये निडल जो है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और अगर कैपेसिटर लगाओगे तो आपका निडल जो है राइट साइड में डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, देखिए पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है ना, वो पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच लाइज करती है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 से 1, आप यहाँ पे भी देखोगे निडल में ये 1 है, सेंटर पे जो है मिड में है ये 1 है, उसके बाद 0.9 है, 0.7 है, 0.5 है लेफ्ट साइड में, और सेम उसी तरह से राइट साइड में 0.9, 0.7 और 0.5 होती है। यही पावर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि आपको किसी जनरेटर से 500 एम्पियर की सप्लाई मिल रही है। बात समझना आप, किसी भी जनरेटर से आपको सप्लाई कितनी मिल रही है? 500 एम्पियर की आपको सप्लाई मिल रही है। तो अब ये 500 की सप्लाई जो मिल रही है, तो अगर पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर के फॉर्मूले की बात कर लें तो P इक्वल टू होता है फॉर्मूला, P इक्वल टू VI cos फाई। ठीक है ना, VI इंटू कॉस फाई। यहाँ पे cos फाई जो है, ये सेम cos फाई यहाँ पे आप देख रहे हो, सेम cos फाई यहाँ पे, तो ये पावर फैक्टर है। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज हमेशा, जो ऐसे भी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट की होती है, ये तो आपको अच्छे से पता है। हाँ, यूएस की वोल्टेज की बात करें 110 की होती है यहाँ, लेकिन आप इंडिया में हो तो इंडिया की बात करेंगे तो 220 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई है। ठीक है, और आपने यहाँ पे देखा कि अगर पावर फैक्टर में, या अगर मान लो cos फाई आपकी वैल्यू cos फाई की 1 होती है, तो यहाँ पे आप देखो कि इसकी 1 वैल्यू है, और पावर के हिसाब से यहाँ पे इसका मतलब क्या चेंज होगा? करंट चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज तो आपका फिक्स है। तो चेंज किसको होना है? चेंज यहाँ पे पावर चेंज होगा, तो यहाँ पे करंट चेंज होगा, है ना। तो जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका करंट 500 का है और वोल्टेज तो आपका फिक्स है, तो वोल्टेज फिक्स है तो करंट की वैल्यू को, वोल्टेज को अभी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, करंट आपका कितना है? 500 का है, तो 500 और इंटू cos फाई का, जैसे मैंने बोला कि इसकी वैल्यू जो होती है 0 से 1 होती है, तो अगर आप 1 लेते हो तो इसका मतलब पावर कितने का हो गया आपके पास? पावर आपके पास 500 का हो गया। तो इस केस में क्या होगा? पावर आपका यहाँ पे 500 वॉट का जो पावर है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मान लो आपने इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, ये देखो आप, इंडक्टर को अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो लैग करेगा। मान लो कि यहाँ पे जो वैल्यू आप देख रहे हो 0.9 पे आ गया, अगर ऐसा हो गया, तो अगर आप वैसे केस में देखोगे तो सप्लाई आपका जो करंट है वो कितने का है? 500 का है। तो 500 का है तो 500 और ये हो गया 0.9। ठीक है, तो अब ये 1 नहीं रहा ना, इंडक्टर के केस में क्या हो गया? ये लैग कर गया और 0.9 पे आ गया, तो ये 0.9 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो 5 9 जो 45 होता है, तो 450 मतलब आप पेमेंट कितने की करोगे? बिजली बिल जो आएगी आपकी, आप सप्लाई कितने की उसकी पेमेंट कितने की कर रहे हो? 500 एम्पियर की सप्लाई की पेमेंट कर रहे हो ना। लेकिन आपको मिल कितना रहा है? जब आपने इंडक्टर लगाया तो आपको कितना मिल रहा है? मतलब 450 मिल रहा है, मतलब 50 एम्पियर का करंट आपका लैग कर गया। 50 एम्पियर की करंट को जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने जब इंडक्टर को यूज किया, इंडक्टिव सर्किट आपने बना दी, तो वहां पे आपका करंट जो है वहां पे लॉस हो रहा है। तो इसके लगाने से इलेक्ट्रिसिटी में आपको लॉस हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, कहीं से भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मान लो 500 एम्पियर की करंट आपके पास है और आपका जो है जो पावर फैक्टर आ रहा है
वो आ रहा है, मान लो 7 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है, 0.9 था यहाँ पे हमारे पास 0.8 आ रहा है, तो 0.8 आएगा पावर फैक्टर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला 1 से ज्यादा होता नहीं है। तो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 400 मतलब 100 एम्पियर का यहाँ पे आपको लॉस हो गया, क्योंकि आपने सप्लाई तो दिया है ना 500 का, तो 500 का लेकिन आपको 400 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार लॉस हो गया। तो इस तरह से जब भी आप इस तरह की सर्किट में इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको लॉस हो जाता है करंट का। अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस का अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब इस जगह पे आप R लिख सकते हो, और ये AC सोर्स है, AC सप्लाई है जो आपने इस रेजिस्टेंस को दिया हुआ है, तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहा जाएगा। उसी तरह से इंडक्टर के लिए L का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट माना जाएगा अगर सिर्फ इसमें आपका ये इंडक्टर कनेक्टेड होगा, जो चोक कॉइल जिसको आप बोलते हो। उसी तरह से अगर कैपेसिटर सर्किट में कनेक्ट है तो इसको कैपेसिटिव सर्किट मतलब सिर्फ और सिर्फ C मतलब कैपेसिटिव सर्किट बोला जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू में चेंजेस कैसे आता है, जो कि बहुत ही मेजर पार्ट है। लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, अगर पूरी तरह से आप वीडियो को समझना चाहते हैं तो लास्ट तक आप बने रहेंगे। देखिए, अब तक के जितने भी हमने चीजों को देखा है उससे सबसे हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं हमारे अंदर वो यही है कि इफ अ रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद AC सोर्स, अगर आपने रजिस्टर को, इंडक्टर को और कैपेसिटर को, है ना, आपने कनेक्ट किया हुआ है AC सोर्स से, तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही आपके लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, तो उसको आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि इस चीज में क्या चेंजेस आ सकती हैं। जैसे कि मेरा सवाल है यहाँ पे कि देन टोटल करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या करंट यहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा, मतलब करंट बढ़ जाएगी, या करंट कम हो जाएगी। पावर फैक्टर के साथ भी वही बात है कि पावर फैक्टर इसकी इंक्रीज करेगी या पावर फैक्टर इसकी डिक्रीज करेगी। तो ये सवाल हमारे पास अब यहाँ पे आता है, और बच्चों के जवाब भी यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के होते हैं। तो मैं यहाँ पे इस चीज को, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपकी ये जो डाउट है ये परमानेंटली रिमूव हो जाए और आप अच्छी तरह से इसको रिप्लाई कर पाओ। देखिए, सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है आपका AC लगा हुआ है इस जगह पे। तो जो AC लगा हुआ है आप इसको देख रहे हो, AC का सिंबल है और AC का सिंबल है इस जगह पे, और साथ में यहाँ पे इससे करंट फ्लो हो रहा है। मान लो इससे आपने I करंट फ्लो कराया, तो यही करंट, जो भी करंट फ्लो हो रही है, मान लो इस रेजिस्टेंस से, R है आपका, इस रेजिस्टेंस से जो करंट आपने फ्लो कराया वही करंट इसी रेजिस्टेंस से होता हुआ जाएगा। तो एक समय के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे आपने 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराया होगा, एक समय के लिए मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे कितना है, तो देखो यहाँ से इस रेजिस्टेंस से होके जो आपने करंट फ्लो कराया वो भी देखना है। टोटल करंट यहाँ पे जो आपने दिया वो 10 है, ठीक है। टोटल करंट इस केस में आपने क्या दिया, 10 है। और यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है इसको समझने के लिए कि जो भी इस टेबल पे जो इस सर्किट डायग्राम में हमें दिख रहा होगा उस सर्किट डायग्राम को मैं यहाँ पे टेबल में मेंशन करूंगा, और मेंशन करके 1 बाय 1 इसके बारे में मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से होके जो करंट फ्लो होगा, तो जितना टोटल करंट आप फ्लो दे रहे हो, टोटल करंट यहाँ मान लो 10 एम्पियर दे रहे हो, तो वही सेम करंट रेजिस्टेंस से होके जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई सर्किट आगे लगी हुई है नहीं, न इस तरफ कोई सर्किट लगी हुई है और न ही इस तरफ कोई सर्किट लगी हुई है। तो टोटल करंट जो सप्लाई आएगी, जो I करंट आप दे रहे हो, यही सेम I करंट आपका क्या होगा, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस से होता हुआ जाएगा। तो रेजिस्टेंस से होके जा रहा है आपका कितना करंट, 10, यही करंट जाएगा, ठीक है। अभी इस समय में L कुछ नहीं है, क्योंकि आपने कोई इंडक्टर कनेक्ट नहीं किया है, इवन कैपेसिटर भी कनेक्ट नहीं किया है, तो C भी कुछ नहीं है। तो ये सारी वैल्यू, और ऐसे केस में जब आप पावर फैक्टर की वैल्यू देखते हो तो पावर फैक्टर आपको 1 मिलेगा, क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में केस में मैंने बताया था आपको कि इसमें यहाँ पे पावर फैक्टर आपको क्या मिलना है, 1 मिलना है। तो ये बड़ा ही एक सिंपल सा मेथड था जो कि इस सर्किट डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया है। देखिए, सेकंड केस में मैंने क्या किया है, इस केस में यहाँ पे मैंने इंडक्टर इसके साथ लगा दिया है।
और अब जो भी करंट आ रही है यहाँ पे, ये टोटल करंट, कुछ करंट इसमें जा रही रेजिस्टेंस में और कुछ करंट आपका इससे भी होके इंडक्टर से भी होके जाएगी। तो मान लिया इंडक्टर से होके जो करंट जा रही है, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया, यहाँ से 6 एम्पियर की करंट जा रही है। तो 10 एम्पियर की करंट रेजिस्टर से और 6 एम्पियर की करंट इंडक्टर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कॉलम है आपका, इस कॉलम को आपको फिर से फिल करना होगा कि रेजिस्टर से आपका कितना जा रहा था, तो रेजिस्टर से 10 का जा रहा था। आप यहाँ पे रेजिस्टर पे 10 लिख दो। अभी इंडक्टर में आपने क्या लिया, 6 एम्पियर का करंट लिया। कैपेसिटर अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है सर्किट में, तो इसको रहने देंगे। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि 10 और 6 यहाँ पे तो टोटल करंट कितनी हो जानी चाहिए, 16 एम्पियर। नहीं, अब टोटल करंट जो सप्लाई हो रही होगी पूरे सर्किट के लिए, जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों ही आते हैं, वो एक वेक्टर सम का आउटपुट होगा। वेक्टर सम का आउटपुट कहने का मतलब क्या होगा कि दैट मीन्स जो वेक्टर सम होता है एडिशन का वेक्टर सम, दैट मीन्स ये 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखो वेक्टर सम क्या कहते हैं कि क्यों यहाँ पे ऐसा आप ले रहे हो, क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, रेजिस्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट क्या होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर रेजिस्टिव सर्किट इस डायरेक्शन में है तो इंडक्टिव सर्किट क्या होती है, वो इस डायरेक्शन में होती है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इस डायरेक्शन में तो एक, मतलब अपोजिट कहने का मतलब ये यहाँ पे मैं अपोजिट नहीं करके 90 डिग्री बनाती है दोनों। तो जब दोनों 90 डिग्री बनाती है तो पाइथागोरस लॉ वाला जो फॉर्मूला होता है, अगर मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाइथागोरस ऐसा ही लेते हैं, है ना। लेकिन वेक्टर सम भी हमारा इसी पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो लेकिन cos थीटा मतलब थीटा 90 डिग्री होने के कारण सिर्फ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अब इसके कारण जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास, दोनों को आप सॉल्व करोगे तो लगभग 11.7 इतने एम्पियर की टोटल करंट, इसका मतलब फ्लो हो रही होगी इस सर्किट से। आई जो फ्लो हो रहा होगा ये 11.7 का हो रहा होगा। लेकिन पावर फैक्टर की बात करें तो जब आप मीटर लगी रहेगी वहां पे पावर फैक्टर के केस में, तो वहां पे करंट जो है आपका, वहां पावर फैक्टर जो है वो लैग होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पावर फैक्टर की वैल्यू मैंने पहले भी बताई है। सिर्फ एक वन जो आ रही है यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव के केस में आ रही है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये लैग होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो लैग होता हुआ मतलब आपने जो ऊपर मीटर देखा था पावर फैक्टर मीटर, वो पावर फैक्टर की जो निडल होगी वो सेंटर पे ना होके वो लेफ्ट साइड में वो बेंड होती हुई दिखेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें आपका L के साथ C को भी मैंने कनेक्ट कर दिया नेक्स्ट केस में। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, C को भी कनेक्ट कर दिया है सर्किट में। अब C जैसे ही कनेक्ट हो गया तो मान लिया कि अब आपका C के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 2 एम्पियर की, ऐसा मैंने मान लिया। तो जब ये 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है तो आप सोचो, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे कि आप जो भी है यहाँ पे मान लो कि ये आपका इसके बारे में आपने इससे पहले L देखा, तो L आपका ऊपर की तरफ है मान लो। ठीक है, मैं एक बार मान लेता हूँ कि L की जो डायरेक्शन है ना, जो मैंने माना था ये L ऊपर की तरफ है और ये R है। ठीक है, तो C जो होता है, C की डायरेक्शन जो होती है करंट की फ्लो की डायरेक्शन, हमेशा वो L के अपोजिट होती है। तो ये L की अपोजिट होगी। तो L के अपोजिट कहने का मतलब कि ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री बनाता है। तो करंट जब अपोजिट है, C के अपोजिट है, तो कहने का ये C आप ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपने दिखा दिया C है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है L में और C में जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर एक दूसरे के अपोजिट है, दो फोर्स की तरह ये काम कर रहा है। देखो दो फोर्स की तरह कैसे काम करता है समझना आप, कि मान लो L लगा रहा है इस तरफ से 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, आप देखना ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये L जो है आपका 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है आपका ये जो C है वो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है ना, तो ये C जो है ये दूसरी तरफ इस तरफ फोर्स लगा रहा है। वो कितने का लगा रहा है, ऐसे एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 न्यूटन की फोर्स, 2 न्यूटन की फोर्स ये C लगा रहा है, C लगा रहा है इस तरफ राइट साइड में और L लगा रहा है लेफ्ट साइड में। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई इस पॉइंट पे 6 - 2 मतलब 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है
आप तो यही बोलोगे कि इस पॉइंट पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट के लिए 4 न्यूटन हो जाएगा। तो अब उसी तरह से यहाँ पे आपने जो वैल्यू ली हुई है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो 10 ही है, तो इसको आप 10 ले लो। इंडक्टर की वैल्यू आपकी 6 है, तो 6 ले लो इसको। और अब आपने इस तरह की सर्किट में यहाँ पे 2 भी लिया है कैपेसिटर के केस में, तो 2 ले लो। लेकिन 6 - 2 मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो 4 का लग रहा है। तो अब जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, ठीक है, 4 का तो लगेगा, लेकिन जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर और ये प्लस ही रहेगा, चूंकि 6 - 2 4 हो गया, तो 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्योंकि देखो जब ये बात हो गई कि भाई इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। अब इसी सर्किट डायग्राम को देखो, ये ग्राफ देखो आप, ये ऊपर की तरफ मैं कह रहा हूं कि एक फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है, तो वो सिर्फ 4 न्यूटन का है। ठीक है, चूंकि इंडक्टर बड़ा है, हमें दिख रहा है इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, 6 की है, और कैपेसिटर की कम है, तो रिजल्टेंट जो लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। और रेजिस्टेंस वाला जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो अभी भी रेजिस्टेंस के साथ ये जो है आपका इंडक्टर जो है, जो इंडक्टर एल और सी का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के साथ 90 डिग्री की एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री की एंगल बना रहा है, तो अभी भी यही काम करेगा। और फॉर्मूला यही पाइथागोरस का इस तरह से, हालांकि वेक्टर सम है, तो इस तरह से ही ये काम करेगा। तो अब आप 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पे आप करोगे। ठीक है, तो जो 10 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आपके पास आएगी 10.8 की, 10.8 की वैल्यू आ रही है। तो अभी भी यहाँ पे आप पावर फैक्टर के मीटर में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैग करेगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पावर फैक्टर अभी भी आपका लैग करता हुआ आपको दिख सकता है। तो ये सर्किट से आप यहाँ पे समझ सकते हो। एक चीज यहाँ पे हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जिस समय हमने सिर्फ इंडक्टर लिया था उस समय जो टोटल करंट थी वो ज्यादा हमें दिख रही थी, 11.7 की दिख रही थी। और जब इंडक्टर के साथ यहाँ पे हमने कैपेसिटर ले लिया तो करंट की वैल्यू 10.8 हो गई। मतलब करंट की वैल्यू, टोटल जो करंट की वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी कम होती हुई दिख रही है। हालांकि पावर फैक्टर अभी भी लैग ही कर रहा है ना। देखो एक और केस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ठीक फिर से जैसे यहाँ पे मैंने कैपेसिटर की वैल्यू 2 ली थी, अब मैं कैपेसिटर की वैल्यू को मैं 6 ले लेता हूँ। मतलब कैपेसिटर की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे कैपेसिटर जो भी वैल्यू है, करंट की वैल्यू, कैपेसिटर में जो करंट की अमाउंट की वैल्यू है उसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ। तो अब ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो देखो यहाँ पे पहले ये 6 था और अब ये भी 6 है, तो ये 6 अगर ये बन जाता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पे कोई फोर्स इसका मतलब नहीं लगेगा अगर फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पे सेम इक्वल अमाउंट से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये कैंसिल कर देता है एक दूसरे को। तो कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब है कि अगर अब ये 10 है आपका, रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रही है अभी भी 10 है, इंडक्टर के थ्रू जो करंट जा रही है वो 6 है, और इसके थ्रू जो जा रही है वो भी अभी 6 हो गई। ठीक है, तो ये 6 हो गई। तो फॉर्मूला जो रहता है वो फॉर्मूला के हिसाब से अभी देखोगे आप, तो ये 10 का स्क्वायर और ये जो हो रहा है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, ये अभी आपके पास वही बात हो जाएगी कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो -0 का प्लस 0 का स्क्वायर कर दो आप, तो 0 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 10 ही आ गया, है ना, 10 आ गया। और 10 आ गया तो यहाँ पे फिर से देखो टोटल करंट कितनी आ रही है, 10 आ रही है, यहाँ पे भी फिर से टोटल करंट। तो अब पावर फैक्टर फिर से आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये अगर एक दूसरे को ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये इंडक्टर और कैपेसिटर, तो फिर से ये क्या हो गया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अगले सेक्शन में, अगले पार्ट में मैं यहाँ पे फिर से इसकी जो वैल्यू है, जो कैपेसिटर की वैल्यू है, इसको मैं इसकी 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखो इस सेक्शन के इस पार्ट की वैल्यू को मैं 10 कर देता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे मैंने बताया आपको, लास्ट तक अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ अभी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, क्योंकि इतना से काम नहीं होगा, ये सिर्फ समझने के लिए बेसिक फंडा मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी भी मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ। ठीक है, इंडक्टर आपका अभी भी 6 है, और अब आपने कैपेसिटर के लिए जो वैल्यू ली है वो 10 की वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये जो है, अगर आप इसको 10 कर देते हो तो ये राइट साइड में 4 न्यूटन से जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्या होगा,
10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। कैलकुलेशन तो अब क्लियर हो ही गया है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे भी आया था आपका ऊपर में, तो ये अब आपके पास क्या आ रहा है, ये आएगी आपका फिर से 10.8 की वैल्यू को ये दे रहा है। तो 10.8 की वैल्यू को ये दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा था। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप देखोगे फैक्टर मीटर में जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर मीटर में वो लीड करता हुआ, मतलब पावर फैक्टर मीटर में जो निडल होगी आपकी, वो निडल आपकी राइट साइड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। तो इसका मतलब वहां पे अब आपका पावर फैक्टर जो है वो लीड कर रहा है। लीड कब कर रहा है, देखो जब कैपेसिटर की वैल्यू को आपने बढ़ा दिया है। सिंपली कैपेसिटिव सर्किट के केस में भी तो ये लीड करता था ना। अब मैं इसी सर्किट डायग्राम में कंप्लीटली आपके इस एल को रिमूव कर देता हूँ। एल को सर्किट डायग्राम से हटा देता हूँ, मतलब इंडक्टर को मैं यहाँ से आपके सामने ही हटा रहा हूँ। देखो इंडक्टर को हटा दिया, तो अब सिर्फ आपके पास जो सर्किट डायग्राम में रह रहा है वो देखने को मिल रहा है आर और सी, है ना। सिर्फ सर्किट डायग्राम आपको किसकी दिख रही है, तो अब आपके पास जो सर्किट डायग्राम दिख रही है वो आर और सी की दिख रही है, उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे आर और सी की है, तो अब जो भी वैल्यू है ना वो भी मैं रख के देखता हूँ और मैं बताता हूँ कि अब मैं एक चीज और यहाँ से, जब ये है ही नहीं तो इसकी वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। और सी की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ और सी की वैल्यू को मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये 6 रख दी जाए इसकी वैल्यू, ठीक है। 6 अगर आप वैल्यू रख दोगे तो ये देखो ये रेजिस्टेंस तो 10 है, इसकी वैल्यू इंडक्टर की वैल्यू तो है ही नहीं, तो ये 6 है। तो अभी भी क्या होता है, आर और सी ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री की एंगल बनाते हैं। यहाँ पे देखो आप ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, तो वेक्टर सम से अभी भी यहाँ पे क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना। 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करोगे आप तो देखो यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेट किया था सेकंड वाले केस में, तो ये हमारे पास 11.7 की वैल्यू आ गई थी। तो इसी को मैं देख के लिख रहा हूँ यहाँ पे 11.7 की वैल्यू आ रही। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये फिर से पावर फैक्टर जो है लीड करेगा। आप जब वहां पे रीडिंग देखोगे ना पावर फैक्टर मीटर में, तो वो अभी भी आपको क्या करेगा, लीड करता हुआ यहाँ पे आपको दिखाएगा ये। तो ये चीज आपको फिर से लीड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपका करंट लीड कर रहा है, कहाँ पे करंट लैग कर रहा है। और बेहतर और अच्छे तरीके से जानने के लिए आप मेरी वीडियोस को लगातार देखना है, जिसमें मैंने बताया है इसकी वैल्यू को निकाल के, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू को निकाली है और साइन के फंक्शन में उसको निकाल के दिखाया है। अगर आप और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो सारी वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए ठीक है, आज इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। होपफुली बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। थैंक यू सो मच।